आई एम श्योर कि आप सभी के लिए ये सेशन काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, जैसा कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो सबके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रहा ये सेशन। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्योंकि हमारे साथ इस वक्त हैं सीबीएसई के 3 टॉपर्स, जिनकी अलग अलग कहानी है, अलग अलग संघर्ष है, अलग अलग तरह के स्ट्रगल्स हैं, और उनके साथ हैं मशहूर करियर काउंसलर सुमित वोहरा। और इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए मैं अपनी साथी सुमेरा खान को बुलाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एवी आपको दिखाते हैं। सितारों के आगे क्या है? पर्वत पार करने के बाद क्यों एक बार सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए तो इसके आगे क्या? ये सवाल तो सबके मन में होता है। टॉप करने वालों के लिए ये उलझन अलग होती है। क्या अच्छे नंबर शानदार करियर की गारंटी है? कई बार देखा जाता है कि परीक्षाएं टॉप करने वाले स्टूडेंट आगे की राह भटक जाते हैं। कई बार ऐसे स्टूडेंट जो टॉप नहीं करते वो नई राह पकड़ लेते हैं। ऐसे लोगों की एक लंबी फेहरिस्त है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की। एप्पल के फाउंडर सीईओ स्टीव जॉब्स ने भी कॉलेज आधे में ही छोड़ दिया। आइंस्टाइन के स्कूल में अच्छे नंबर नहीं आते थे। इनके अलावा भी कई बड़े लोगों की रिपोर्ट कार्ड में छपे नंबर उनके भविष्य का आईना नहीं थे। तो अगर टॉप भी नहीं किया तो भी नई शुरुआत तो की ही जा सकती है। तो मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा सबसे पहले मेरी सहयोगी सुमेरा खान को, और साथ ही साथ 3 टॉपर्स हमारे साथ मौजूद हैं, काफी, ओजस्वी और धनिशा। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज मंच पर आएं, और करियर काउंसलर सुमित वोहरा को भी मंच पर मैं बुलाना चाहूंगा। सुमेरा, ओवर टू यू। बहुत खास सेशन है और हम बार बार टॉपर्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ टॉपर्स मौजूद हैं और बहुत अलग अलग फील्ड से भी हैं, अलग अलग परिस्थितियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। ओजस्वी, आप किस स्ट्रीम से हैं? ह्यूमैनिटीज़। और धनिशा, आप किस स्ट्रीम से हैं? कॉमर्स। काफ़ी, आप किस स्ट्रीम से हैं? ह्यूमैनिटीज़। तो 2 ह्यूमैनिटीज़ से हमारे साथ हैं और टॉपर्स, और एक कॉमर्स से हैं। आमतौर पे ह्यूमैनिटीज़ के बारे में साइंस में लोग कहते हैं ज़्यादा स्कोरिंग होता है, और ह्यूमैनिटीज़ को कहा जाता है कि मुश्किल होता है स्कोर करना। बहुत बेसिक से सवाल से मैं शुरुआत करूँगी, तो क्या एक्चुअली ऐसा है? आई थिंक हर स्ट्रीम में अपने अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। साइंस इज़ वेरी प्रैक्टिकल। अगर आपको आंसर आता है तो आता है, नहीं आता तो मार्क्स आर 0। एंड आर्ट्स में थ्योरी होती है मेनली, एंड आई थिंक ह्यूमैनिटीज़ में ईयर्स, डिटेल्स, नेम्स, ये सब भी याद करने पड़ेंगे आपको। तो इफ़ यू कैन नॉट डू दैट तो आप ये धारणा बनी हुई है कि कुछ भी लिख सकते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो चीज़ बहुत साल पहले बंद हो गई। अब दे वर्क ऑन फैक्ट्स। क्योंकि आमतौर पे ऐसा अब मानते हैं कि साइंस इज़ मोर स्कोरिंग बिकॉज बहुत स्पेसिफिक है, ह्यूमैनिटीज़ इज़ मोर वास्ट और उसमें स्कोर करना ज़्यादा मुश्किल है, तो उसमें टॉप करना या उसमें एक अच्छा स्कोर लाना और मुश्किल होता है। क्या ये है, ऐसा आपको लगता है? कुछ हद तक कह सकते हैं, क्योंकि कोई आंसर है हिस्ट्री का, आप उसमें कुछ और पॉइंट्स लिख रहे हैं, एग्जामिनर के मन में कुछ और है, मार्किंग स्कीम में कुछ और आ रहा है, तो वास्ट आंसर हो जाता है। तो वो किस बेसिस पे आपकी नंबरिंग हो रही है उस पर डिपेंड करता है। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट, इट डज बिकम डिफिकल्ट। हमारे साथ कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं है, वरना वो आई एम श्योर कॉन्ट्रडिक्ट करता। लेकिन सुमित जी, आपसे भी अगर हम ये जानें कि हम टॉपर्स के बारे में बार बार बात करते हैं और काउंसलिंग की बात करते हैं, ये अब से पहले भी हमारे कई सेशंस में ये बात हुई, और मुझे लगता है ये बात बार बार उभर कर सामने आती है कि हमारे यहाँ एजुकेशन में काउंसलिंग को उतनी अहमियत अभी तक भी नहीं दी जाती है जितनी दी जानी चाहिए। क्या एक्चुअली आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि और ज़्यादा प्राथमिकता देने की ज़रूरत है, और क्यों? एग्जैक्टली, आई पर्सनली फील कि जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है। और एक बहुत बड़ा जो मैं बोलूँगा नेगेटिव वो है सोशल मीडिया। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस उम्र में सोशल मीडिया में इतने एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अपना फोकस लूज कर देते हैं। यही अगर उनको कोई काउंसलर समझाए कि आपका ये प्राइम टाइम है करियर बनाने का। अब जैसे देखिए ऑस्ट्रेलिया में
बिलो 16 ईयर्स अब सोशल मीडिया नहीं यूज कर सकते, इट्स बैंड। ऐसा रूल इंडिया में आना चाहिए। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ बच्चों को 3-4 फील्ड्स में ही फोकस पेरेंट्स करते हैं, जैसे पहले भी डिस्कशन हुआ अभी, इंजीनियरिंग और आपका मेडिसिन हो गया या सीए हो गया या आईएएस हो गया। उसके अलावा भी आजकल बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, आपका एआई हो गया और मैनेजमेंट हो गया, तो बहुत सारे तरीके हैं। तो आई पर्सनली फील कि बच्चों को जो 10 मेरी 2 डॉटर्स हैं, एक इंजीनियरिंग कर रही है कंप्यूटर्स में और एक 10th में है, तो आई पर्सनली फील कि बच्चों की काउंसलिंग जो है वो 8 या 9 क्लास से स्टार्ट हो जानी चाहिए, ताकि वो 10th में फोकस्ड हो कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। अगर आप आज किसी के 10th बच्चे से पूछिए कि आप आगे क्या बनना चाहते हैं, उसका आंसर नहीं होगा मेरे ख्याल से। शायद उसके पेरेंट्स उसको इन्फ्लुएंस करेंगे और या उसका पीयर प्रेशर होगा कि चलो उनके मेरे रिलेटिव के बच्चे ने ये कर लिया तो मैं भी यही चूज कर लूं। तो आई पर्सनली फील कि एक काउंसलर होना चाहिए स्कूल में डेडिकेटेड, जो 8th 9th ऑनवर्ड्स बच्चों को गाइड कर सके कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, आपका इंक्लिनेशन कहाँ पे है। आपको अगर साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, आपके पेरेंट्स आपको साइंस में क्यों भेज रहे हैं? तो आप जो बात कर रहे हैं वो उसमें अहमियत यह है कि हमें बहुत पहले से फोकस शुरू कर देना चाहिए करने के लिए। एग्जैक्टली 7th 8th ऑनवर्ड्स हमें बच्चे को बताने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि उसे समझ आए कि मुझे किस ओर जाना है और फिर वो रास्ता चुन सके। तो काउंसलिंग बहुत पहले शुरू करनी चाहिए। काउंसलिंग 8-9 से शुरू कर देनी चाहिए, जो नहीं होती है। काफ़ी हमारे साथ है, काफ़ी हम जब चैलेंजेस की बात करते हैं तो आपको एक अलग तरह के चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा और फिर आप सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरी। तो आप अपने चैलेंजेस के बारे में अगर हमारे साथ साझा करें कि आपको क्या चुनौतियां थी जिनको सामना कर कर इस मुकाम तक पहुंचने में सफल हुए आप? Good evening everyone. Firstly, very grateful for this opportunity, and as you mentioned, I have a little different life from others. If I talk about my studies, so we have little limited access to the resources, and अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी जो भी मैंने एग्ज़ाम टाइम कंटेंट कंज्यूम किया है स्टडीज़ की, वो सारा यूट्यूब के ज़रिए या फिर ऐप्स और अदर वेबसाइट्स के ज़रिए ही हुआ है। तो जहाँ सोशल मीडिया या ये एप्लीकेशंस नॉर्मल के लिए एक डिस्ट्रैक्शन है, वही हमारे लिए वरदान है, क्योंकि मतलब हमारे लिए हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि कोई रीडर हो और हमें सैम्पल पेपर्स वगैरह पढ़ के सुनाए। सो उन प्लेटफॉर्म से बहुत मुझे हेल्प मिली, और यही चैलेंजेस रहते हैं कि मार्केट में इतनी सारी गाइड्स या वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकते हैं, बट वी कांट। अपार्ट फ्रॉम दैट, we don't write our paper by ourselves. We are provided scribe and he or she writes a paper. So ये बहुत मैटर करता है कि वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारे एग्ज़ाम देते हैं। सो ये सारे चैलेंजेस हैं, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट थ्रू माई whenever I felt low, so my parents was with me, my teachers supported me, and thankfully I got a decent score. काफ़ी इतने की उम्मीद थी या इससे ज़्यादा की उम्मीद थी जितना आपने हासिल किया? I expected above. Actually, I got 95.6. This is not that much, so I expected little above. इससे ज़्यादा की उम्मीद कर रही थी, यानी आपने उससे ज़्यादा की मेहनत की थी। लेकिन बहुत अहम बात उन्होंने कही धनिशा कि बाकी बच्चों के लिए हम ये कहते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहिए, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए, लेकिन वो उनके लिए बहुत मददगार था क्योंकि वहाँ से वो अपने लिए स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकती थी जो बाकी बच्चों को दूसरी तरह से मिल जाता है। आपको सोशल मीडिया से आपने अपने आप को दूर रखा था या वो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देर के लिए रिलैक्स करने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे? ठीक है, तो अंटिल 12th मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं थी।
सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करती थी ऑफ कोर्स। फिर क्या हुआ 12th में आई गेस जनवरी में मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, बिकॉज ऑफ कोर्स CUET में अपीयर करने के लिए करंट अफेयर्स की नॉलेज हमें चाहिए, तो मैंने वहाँ पे ऐसे कुछ पेजेस फॉलो करे जो हमें रेगुलरली न्यूज़ वगैरह देते हैं। तो अपने 12th के बोर्ड तक मैंने उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करा। माइक थोड़ा पास करके बोलिए। 12th के बोर्ड तक मैंने उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करा, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगती थी। लाइक उसका स्क्रीन टाइम जो था वो 1 आवर पर डे होता होगा। फिर 12th हो गई मेरी, CUET का एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद थोड़ा मुझे ये था कि मुझे इन्जॉय करना है, तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद अभी मेरे को थोड़ा स्ट्रेस फ्री माइंड है। CUET तक, बोर्ड्स तक माइंड में स्ट्रेस था कि हाँ पढ़ना है, सब कुछ करना है, तो वो मैं फिर ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी उसका। तो स्कोर कर लिया, अचीव कर लिया, टॉपर बन गए, अब प्रेशर कम हो गया? हम ये सब टॉपर्स से पूछते हैं, या प्रेशर अभी और है कि अभी करियर बनाना है, अभी बहुत कुछ और हासिल करना है? तो प्रेशर बढ़ा है, कम हुआ है, या ख़त्म हो गया है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो कॉलेज लाइफ है, उसमें भी बहुत प्रेशर होगा। फिर मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है तो वहाँ पर भी है, एंड इवन इफ़ यू क्लियर द एग्ज़ाम उसके बाद भी बहुत प्रेशर है। तो आई थिंक प्रेशर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ हाउ यू डील विद इट दैट इट्स गोइंग टू चेंज द गेम। क्या आपको काफ़ी आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्या आपको कभी कभी लगता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर की बात करते हैं, एक्चुअली इतना ही महसूस करते हैं बच्चे, या हम ये कहकर ज़्यादा उनको प्रेशर में डाल देते हैं कि बहुत दबाव है, बहुत कंपटीशन है? नो डेफिनेटली, आई मीन जिस तरह से हमारी कंट्री में हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि कोटा में इतने सारे सुसाइड केसेस आते हैं, या फिर वैसे अभी रिजल्ट आए CBSE के तो काफ़ी सारी न्यूज़ ऐसी आई कि बच्चों ने मतलब अपनी लाइफ को एंड करने का डिसीजन लिया। सो प्रेशर है तो सही एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, एंड इस पे बात करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। बस ज़रूरत इसी चीज़ की है कि बच्चों को फैमिली का सपोर्ट मिले। मे बी जो भी ऐसे केसेस होते हैं सो हम उनमें वही देखते हैं कि किसी का उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता एंड वो अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी स्पेंड टाइम विद द फैमिली, एंड ये हमें उन चीज़ों से रिलीव करने में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि काफ़ी मैं इस पर आपसे और बात करना चाहूँगी। आपने ख़ुद भी कोटा का जिक्र किया, हम बार बार बच्चों पर प्रेशर और उसमें किस तरह के वो कदम उठा लेते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आप ख़ुद इतनी चुनौतियों के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो कौन सा सपोर्ट सिस्टम है जो हिम्मत देता है, और क्या आप कहना चाहेंगी ऐसे बच्चों को जिनको लगता है कि उन पर बहुत दबाव है और वो उस दबाव को नहीं झेल पाते? एज आई मैंशन अर्लियर कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो मेरी लाइफ में भी मेरे पेरेंट्स ने बहुत क्रूशल रोल प्ले किया है मेरी लाइफ को इस तरह से बिल्ड करने में। एंड सो व्हाट आई सेड अर्लियर कि जिन बच्चों को भी प्रेशर का सामना करना पड़ता है वो कोशिश करें कि अपनी फैमिली के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करने की कोशिश करें, एंड आई बिलीव कि उन्हें 100% कुछ न कुछ उन चीज़ों से रिलीफ मिलेगा। अगर या फिर हम जो डिस्कस कर रहे थे कि काउंसलिंग, वैसे तो पेरेंट्स इन चीज़ों के लिए एग्री नहीं करते हैं कुछ अगर एरियाज़ की बात करें, लेकिन फिर भी लाइक एंडिंग अ लाइफ इज़ नॉट अ ब्रेव डिसीजन। सो बेटर है कि कुछ करके जाएं एंड जो भी अपने टारगेट्स हैं उन्हें अचीव करें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। सुमित जी, अभी काफ़ी ने भी कहा और आप मुस्कुरा रही थी तो मैं इस पर आपके पास वापस आऊँगी, लेकिन उन्होंने कहा कि काउंसलिंग को लेकर बहुत पॉजिटिव नहीं है हमारी सोसाइटी में लोग। क्या ऐसा है? एक्चुअली लोग पॉजिटिव क्यों नहीं है, क्यों नहीं ऐसा समझते कि काउंसलिंग की ज़रूरत है? अगर बच्चा स्ट्रगल कर रहा है या परेशान है या रास्ता नहीं मिल रहा है तो काउंसलिंग में जाए। एक्चुअली हमारे यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन ये है कि काउंसलिंग के लिए वही जाता है जो थोड़ा सा मेंटली स्टेबल नहीं है। ये जो स्टिग्मा है काउंसलिंग वर्ड के साथ, ये एक बहुत नेगेटिव चीज़ है। काउंसलिंग बहुत तरीके की होती है, तो बहुत लोग पेरेंट्स समझते हैं कि काउंसलिंग के लिए जाना जो है वो दो तरह की काउंसलिंग होती हैं। एक आपकी होती है जनरल काउंसलिंग, एक होती है पेशेंट की काउंसलिंग।
जो बच्चों सब माइक अपने पास रखें या, स्टेबल। जो बच्चों की काउंसलिंग होती है उसके लिए पेरेंट्स समझते हैं कि उसकी कोई खास जरूरत नहीं है, वो तो हम खुद समझा देंगे। दूसरा रीजन ये है कि जो हाई लेवल काउंसलर हैं दे आर चार्जिंग अराउंड 4 to 5 लाख रुपीस। अगर आप बच्चे को 10th के बाद 12th के बाद कहाँ जाना चाहते हैं, वो भी एक बॉटलनेक बन जाता है। तो आई पर्सनली फील कि काउंसलिंग इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। काउंसलिंग शुड बी टेकन इन अ पॉजिटिव माइंडसेट, नॉट इन अ नेगेटिव माइंडसेट कि कोई बच्चा मेंटली वीक है या कोई डिसाइड इनडिसाइसिव है। सुमित जी, मैं हैरान हूँ, आप ये कह रहे हैं कि जो करियर काउंसलर्स हैं जो बच्चों को 10th 12th के बाद करियर के लिए काउंसलिंग करते हैं वो इतने ओवरप्राइज्ड हैं कि एक नॉर्मल परिवार का बच्चा उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता, नहीं अफोर्ड कर सकता। जो अगर आप बच्चे को कहीं बाहर भेजना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, दे आर चार्जिंग 4 to 5 lakhs, और तो एक नॉर्मल आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और अब कुछ स्कूल्स हैं, मैं स्कूल्स का नाम तो मेंशन नहीं करना चाहूँगा, उनने इन हाउस काउंसलर अब रख लिए हैं। बहुत लिमिटेड स्कूल हैं, कुछ गुड़गांव में हैं, दिल्ली में तो एक आध स्कूल में ही ऐसा काउंसलर है जो बच्चों को 10th से काउंसलिंग कराना स्टार्ट कर देते हैं कि बच्चे क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट लेवल जाएंगे तो मतलब दे आर लाइक एग्जॉर्बिटेंट है, मतलब बहुत बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है। आपको अगर अच्छी काउंसलिंग भी चाहिए। लेकिन हमारे इतने सेशंस के दौरान मुझे आज इस बात का एहसास है और मुझे लगता है हम सबको यहाँ जो मौजूद है उनको ये होना चाहिए कि जो बहुत पढ़ रहे हैं, जो टॉप कर रहे हैं, उन्हें और ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है ताकि वो अपनी एनर्जी को और अपनी क्षमताओं को सही डायरेक्शन में ले जा सकें। क्या आपको ऐसा लगता है? और आप पहले मुस्कुरा क्यों रही थी काउंसलिंग की बात पर? नहीं, मैं मुस्कुरा इससे रही थी क्योंकि हमारी सोसाइटी में स्टिग्मा है, जैसा सर ने बोला कि मेंटली अनस्टेबल लोग ही काउंसलिंग में जाते हैं, मेंटली वीक लोग जाते हैं। करियर काउंसलिंग के लिए भी है कि आप क्लियर नहीं थे बचपन से इसलिए आप करियर काउंसलिंग ले रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है इतने लिमिटेड चीज़ें हमें पता हैं कि डॉक्टरी होती है, इंजीनियरिंग होती है, यूपीएससी होता है। इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं। तो आई थिंक करियर काउंसलिंग का ये जो स्टिग्मा ये ब्रेक होना चाहिए एंड एवरी चिल्ड्रन शुड अटेंड काउंसलिंग वंस एंड इट शुड बिकम मोर अफोर्डेबल, हर किसी के लिए हो, स्कूल्स में हो, गवर्नमेंट करे। इट शुड बी मैंडेटरी पार्ट ऑफ द करिकुलम इन द स्कूल आई सपोज। अब होना चाहिए ये कि मैंडेटरी होना चाहिए, स्कूल का करिकुलम का हिस्सा भी हो, और अगर नहीं है तो फिर सरकार बाकी लोग इसको अवेलेबल कराएं बच्चों को। लेकिन धनिशा, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि करियर काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, क्योंकि इतनी वास्ट फील्ड्स हैं और इतनी फील्ड्स अनएक्सप्लोर्ड हैं जहाँ पे उतने बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो इस वजह से आपको लगता है कि ये होना चाहिए, ज़रूरी है? मेरे ओपिनियन में काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्चुअली सबके लिए ज़रूरी है, चाहे एवरेज स्टूडेंट है या टॉपर स्टूडेंट है। क्योंकि जब मैं छोटी थी ना 6th 7th में, तो मेरे को पता था कि कुछ ऑप्शंस हैं, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, सीए कर लो, मुझे ये पता था। फिर मैं 9th 10th में आई, अच्छा कुछ और ऑप्शन पता लग गए कि सीए है, सीएस है। 11th 12th में आई तो मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस पता लगे कि मेरे पास जैसे कॉमर्स है तो कॉलेज में करने के लिए आई हैव अ मल्टीट्यूड ऑफ ऑप्शंस, मतलब बहुत सारे कोर्सेज हैं। फिर हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो हमें बताए कि किस कोर्स में क्या सिलेबस है, वो आपको आगे जाके कौन से ऑप्शंस देगा, एंड अगेन आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है। तो उस केस में काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को मेरे इंटरेस्ट्स पता है कि मैं मैथ्स में मेरा मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है। मेरे को ऐसा नहीं है मैथ्स से डर लगता है, नहीं, एक्चुअली मुझे मैथ्स में मज़ा आता है। तो मेरे को कभी नीड नहीं लगी, लेकिन मेरे जैसे फ्रेंड सर्कल हैं या क्लासमेट्स थे तो मुझे लगता था कि क्योंकि उनको ऑप्शंस नहीं पता कि कॉलेज में और कौन से नए कोर्सेज आए हैं, इस केस में मुझे लगता है कि काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और स्कूल्स में होनी भी चाहिए। मेरा गवर्नमेंट स्कूल था तो वहाँ पे कभी कभार आते थे तो वो बताते थे कि ये कोर्स है, आप आगे जाके ये कर सकते हो, बट अगेन एक वो लिमिटेड टाइम होता था और सब बच्चों का एक साथ होता था, पर्सनली नहीं होता था। तो वो एक इंडिविजुअल बच्चे की अकेले अकेले होनी चाहिए, स्कूल्स में तो होनी ही चाहिए क्योंकि हर कोई बाहर नहीं जा सकता करवाने काउंसलिंग। इट वुड हेल्प, अगर ऐसा होगा तो बहुत मदद मिलेगी और आप उस फील्ड में फिर और बेहतर कर सकते हैं जो आपको काउंसलिंग है। लेकिन
विदेश जाने का बहुत से बच्चों में भी बहुत क्रेज़ हम देखते हैं कि बढ़ा है, परिवारों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। सुमित जी, क्या ऐसा है एक्चुअली कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी, और जो बहुत मुश्किल से कर पाते हैं वो भी अपनी तमाम जमा पूंजी लगाकर चाहते हैं कि बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजें? क्या ये ट्रेंड पिछले कुछ समय के दौरान बढ़ रहा है? हाँ, एग्जैक्टली क्या है कि जो जिनकी अफोर्डेबिलिटी है वो तो बाहर भेज ही रहे हैं, और जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी एंसेस्ट्रल ज़मीन बेच के बच्चों को बाहर भेजा है। उनको लगता है कि इंडिया में ना तो कोई फ्यूचर अच्छा है और ना कोई करियर अच्छा है। एक यहाँ बहुत कॉम्पिटिटिव है, दूसरा जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, हम अपने बात करें आज एयर पोल्यूशन की बात करें या फिर वाटर पोल्यूशन की बात करें, तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो वहाँ पे फॉरेन में ज़्यादा अच्छी है। तो मैं काफ़ी लोगों जानता हूँ जिन्होंने बच्चों को कनाडा भेजा, अपना ऑस्ट्रेलिया भेजा, अमेरिका भेजा, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिन्होंने लोन लिए हैं, जिन्होंने अपनी पुश्तैनी ज़मीनें एंसेस्ट्रल लैंड बेचे हैं, वो भी बाहर भेज रहे हैं। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो बाहर भेज रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या आपकी सलाह होगी जो इतना विदेश जाने के पीछे? जो मेरी सलाह तो यही है, जो जिनकी अफोर्डेबिलिटी है वो तो भेजना चाहे तो भेजें, जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, इंडिया में सिवाय इंजीनियरिंग डॉक्टरी के बहुत सारे और भी एवेन्यूज खुल गए हैं, और उनको वहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहिए। बच्चों को जबरदस्ती बाहर नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि बाहर जाके बच्चों को सेकंड ग्रेड सिटीजन का ही दर्जा मिलता है, और आजकल वहाँ पे जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। वहाँ पे भी जो अमेरिका या कनाडा में भी है, जो टॉपर्स हैं वहाँ के, उनको ही जॉब मिल रही है। बाकी मैं बहुत बच्चों को जानता हूँ जो वहाँ चले गए, जिन्होंने कोर्स कर लिया, उनको जॉब नहीं मिली और वो रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। भारत में रह के भी बहुत विकल्प हैं जिन्हें वो चुन सकते हैं, और विकल्प बढ़ रहे हैं समय के साथ। हाँ जी, हाँ जी। आप सबसे मैं जानना चाहूंगी एक एक करके, काफी आपको लगता है विदेश जाना चाहिए, विदेश जाकर और बेहतर हो सकते हैं हालात? Personally, I don't think so because firstly, India is best and हमारी कंट्री इतनी बड़ी है और इतने सारे ऑप्शंस हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, सर सेट। सो वी शुड फोकस टू डू बेस्ट इन अ कंट्री। एंड हम फॉरेन में इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने बड़े नंबर्स में जा रहे हैं, सो हमारी रेपुटेशन भी उससे थोड़ी सी मतलब कम हो रही है कि हम उनकी जॉब स्टील कर रहे हैं। सो उनके सबका यही सोचना है। सो बेटर है कि हम अपनी कंट्री में रहें एंड ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर करें और अपनी कंट्री को बेस्ट बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करें। और रही बात प्रॉब्लम्स की, पोल्यूशन है, जो भी है, करप्शन है, तो उन सबको मतलब इतना बड़ा बनाने में किसका हाथ है? हम सबका। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। हम उनको भागने की बजाय उन सब से हम कोशिश करें कि हम इन सब प्रॉब्लम्स को से छुटकारा पा सकें और अपनी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री में शामिल करें। बहुत अच्छी बात आपने कही। आपका क्या विचार है इस पर? मुझे तो जाना है बाहर। कहाँ जाना चाहती है? नहीं, आप बेहतरी के लिए जा सकते हैं, एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, बहुत से अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ स्कॉलरशिप मिले तो जरूर जाइए। स्कॉलरशिप मिले तो कहाँ जाना चाहते हैं और क्यों? मतलब ग्रेजुएशन तो मुझे इंडिया से करनी है, बट मुझे फॉरेन सर्विसेज में इंटरेस्ट है। तो वंस आई क्लियर यूपीएससी तो मुझे फॉरेन सर्विसेज में जाना है, जियो पॉलिटिकल इशूज़। नहीं, वो तो फिर आप भारत को ही रिप्रेजेंट करेंगी। विदेश जाना कोई बुरी बात थोड़ी है। भारत का पक्ष रखने के लिए तो हमें बहुत अच्छे और मजबूत चेहरे चाहिए दुनिया में। आप क्या कहती हैं इसके बारे में? मैं बाहर जाने के ख़िलाफ़ हूँ। मेरे को अपनी कंट्री में ही रहना है, क्योंकि इंडिया जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, पढ़ रहे हैं, जहाँ के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसी कंट्री से एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, और वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस किसी और कंट्री में नहीं मिलेगी ऑफ कोर्स। तो जो अपनी कंट्री है उसी में रह के उसको और बेहतर बनाना चाहिए। मेरी जो थिंकिंग है वो यही है कि यहीं रहना है। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, एक्चुअली मैं एक फोरम चलाता हूँ, हमारे करीब 3 लाख पेरेंट्स हैं, और जो नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चे, उस पर उनके पेरेंट्स हमारे मेंबर्स हैं। जो यहाँ पे हमारा एजुकेशन सिस्टम वो रोड लर्निंग है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट वाला हमारा जो करिकुलम है वही पूरा चेंज होना चाहिए पहले तो,
जो फिनलैंड हो गया, बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो यहाँ पे जो रोड लर्निंग वाला प्रोसेस है वो ही बहुत गलत है कि सिर्फ बुक्स को लेके आप फॉलो कीजिए। तो द करिकुलम हैज टू बी चेंज इफ यू वांट मोर डाइवर्सिफाइड सोसाइटी। और ज़्यादा सोसाइटी के लिए और अपने जीवन को भी का भी सामना करने के लिए बच्चे Exactly. प्रिपेयर्ड तब होंगे जब होलिस्टिक एग्जैक्टली अगर आपको पता है कि हमारे यहाँ पहले सिखाया जाता है कि स्पेलिंग ऑफ ट्री, और फिर जबकि कई स्कूल हमारे हैं यहाँ पे जो बच्चों को पहले ट्री फील करवाते हैं, उनको दिखाते हैं व्हाट इज ट्री, ट्री को फील करते हैं, फिर वो समझते हैं कि व्हाट इज ट्री, फिर वो टी समझते हैं, फिर वो ट्री समझते हैं, फिर वो उसके बारे में सब कुछ लिखते जानते हैं। तो होलिस्टिक ग्रोथ जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो नंबर्स के पीछे हम भाग रहे हैं, इसके पीछे भागना हम बंद करें और होलिस्टिक ग्रोथ की तरफ चलें। लेकिन काफ़ी आप क्या करियर ग्रोथ और करियर पाथ क्या है, आपने सोच लिया कहाँ जाना है, क्या करना है? मैं तीनों से वो भी जानना चाहूँगी। जी काफ़ी। Yes, ma'am. I want to join civil services and want to serve to my country in the best way. That's my ultimate goal. वेरी गुड। और शक्ति हमारे साथ बैठी हुई हैं, आईएएस की टॉपर हैं शक्ति, और हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन हम फिर ये सेशन करेंगे और आप लोग आएंगे और आप लोग अच्छा करेंगे। आप आईएएस बनना चाहती हैं, आईएफएस पर्टिकुलरली आप क्या करना चाहती हैं? करंटली आई एम टारगेटिंग BFIA कोर्स इन शहीद सुखदेव कॉलेज। उसके बाद आई वांट टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट में। वेरी गुड। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस लगन से आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे जाएं और अच्छा करें जीवन में, और जो लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिए अपने, वो लक्ष्य आप बहुत हासिल करें जल्दी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ आने के लिए, और हमारे साथ मौजूद सभी छात्रों को बहुत मोटिवेट करने के लिए बहुत धन्यवाद सर आपका भी।